Okay, good morning, Nidhi. Good morning, sir. Okay, so you all people, those who will watch or who are watching, this is a small conversation with Nidhi. Nidhi got 132 rank in CAPF 2020, and it was her second attempt. In 21 also, she qualified for written, physical, medical. So in this communication, I will ask some question from my side and some question I will ask from a student side. Okay, so Nidhi are ready for some of the questions. Okay, Yes, so sir. फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप बताओ निधि, आपकी जर्नी जो फोर्स में, सिंस आपने सीडीएस में भी 2 टाइम्स रिकमेंडेशन आपका हुआ, लेकिन ड्यू टू एट दैट टाइम मेडिकल इश्यूज के कारण आप फाइनली उसको ज्वाइन नहीं कर पाए, लेकिन आप यूनिफॉर्म फोर्सेस में आ गए और आपका फर्स्ट चॉइस भी आपको मिल गया सीआईएसएफ। तो ये जर्नी कब से स्टार्ट हुई आपकी? सर, ये जर्नी मेरी 2019 से स्टार्ट हुई। जिस टाइम मैंने सीरियस एग्जाम्स देना स्टार्ट किया था और मैंने डिफेंस एग्जाम्स को बहुत सीरियसली लेना स्टार्ट किया, क्योंकि एक मेरे मेंटोर जो थे, जो अभी भी हैं, वो आर्मी एजुकेशन कोर में कर्नल विजय कुमार अदैया सर हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि आपको फोर्सेस में जाना चाहिए, और इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं डिफेंस के लिए अप्लाई करूंगी। हालांकि कोई भी मेरी फैमिली में डिफेंस की तरफ अभी तक नहीं गया है, और मैं फर्स्ट ही हूँ जो डिफेंस में जाने की मैंने कोशिश की थी। तो मैंने सर 2019 और 2020 दोनों में एग्जाम्स दिए सीडीएस के। और मैं, जैसे आपने बताया, मैं 2 बार रिकमेंड हो चुकी थी, बट आईज के इशू की वजह से मैं मेडिकल आउट हो गई। तो मैंने रियलाइज किया कि शायद से आर्मी, क्योंकि मेरे अटेम्प्ट्स खत्म हो चुके थे, एज भी मेरी जाने ही वाली थी, तो मैंने डिसाइड किया कि सीडीएस की जगह मुझे सीएपीएफ में अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि सीएपीएफ और भी आई थिंक बेटर पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करता है। ओके, तो तो इसलिए। ओके ओके निधि, बीच में इंटरप्ट करना चाहूंगा। आप सीडीएस में यस। 2 टाइम्स रिकमेंड हुए, आप मेडिकल के कारण आपके आई में प्रॉब्लम था इस वजह से। तो जब फर्स्ट टाइम आपको यस प्रॉब्लम सर। हुआ, तो उस समय रेक्टिफाई क्यों नहीं किया? क्या आप 2 टाइम्स फेल होकर के हर चीज में कॉन्फिडेंस लेना चाहती हैं? सर, एक्चुअली जब फर्स्ट टाइम मैं मेडिकल आउट हो गई थी, तो उसमें अगर आप लेजिक सर्जरी कराते हो तो 1 ईयर का आपके पास टाइम होना चाहिए लेजिक सर्जरी के बाद। सर, बट मेरे पास इतना टाइम मेरे पास नहीं था। तो जब मेरा सेकेंड अटेम्प्ट एसएसबी इलाहाबाद में था, मुझे पता था कि मैं रिजेक्ट हो जाऊंगी फाइनली। बट मुझे इलाहाबाद जाके देखना था एसएसबी, क्योंकि वो काफी उसको मुश्किल माना जाता है, तो मैं देखना चाहती थी कि ऐसा क्या है। तो सर, सेकेंड अटेम्प्ट तो इसीलिए था। सर, जब मैं सीएपीएफ के लिए मैंने अप्लाई किया था, तो उस टाइम मुझे पता था कि 6 मंथ्स का टाइम होता है, और मुझे इजिली, अगर मैं री मेडिकल भी अप्लाई करती हूँ, तो मुझे इजिली 6 मंथ्स का टाइम मिल जाएगा। और सर, जब मैंने री मेडिकल के लिए अप्लाई किया था 2020 मेडिकल के फिजिकल के बाद, तो सर मेरा लाजिक सर्जरी का 6 मंथ्स और 9 डेज ही हुआ था। ओके इतनी ही डेज में मैं बच गई थी। हाँ ओके सर, और इसलिए मैं उसमें मेडिकली मैं क्वालिफाई कर पाई। ओके, आपने सीएपीएफ का भी मेडिकल और फिजिकल, मेडिकल 2 टाइम्स फेस किया, और फॉर्चुनेटली दोनों टाइम आप फिट डिक्लेयर हुई, और यस आप सर। सीडीएस में भी गए। तो दोनों मेडिकल में डिफरेंस आपको क्या लगता है? ओके सर। सर, सीडीएस में जब हम लोग जाते हैं, तो मैंने आर्मी के लिए अप्लाई किया था सीडीएस, क्योंकि लड़कियां ओटीए के लिए अप्लाई कर सकती है। तो सर, वहाँ पे आई थिंक दोनों का अगर हम मेडिकल कंपेयर करें, तो आर्मी का जो मेडिकल है वो ऑन अ टफर साइड होता है एज कंपेयर टू सीएपीएफ। क्योंकि उसमें जो टेस्ट्स होते हैं वो काफी डिटेल्ड होते हैं एज कंपेयर टू सीएपीएफ। फॉर एग्जाम्पल सर, जैसे हमारा सीडीएस में जब मेरा मेडिकल था, तो वहाँ पे हमारा अल्ट्रासाउंड ये सब हुआ था, सोनोग्राफी एंड स्टफ भी हुआ था। बट ऐसा कुछ सीएपीएफ में नहीं हुआ था, तो काफी मतलब आई थिंक एज कंपेयर टू आर्मी के मेडिकल थोड़ा सा लीनियंट था सीएपीएफ। ओके ओके, आज से जो आपका 22 बैच है, उनका मेडिकल फिजिकल स्टार्ट हो रहा है।
बहुत बार, यस हर सर। बार ये मैं देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ कि स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं वो रिलैक्स रहते हैं कि यस मैं क्वालिफाई कर लूंगा, कर लूंगी। लेकिन कुछ कैंडिडेट एवरी टाइम फेल होते हैं। दिस इज द रूल कि एवरी टाइम फेल होंगे। कुछ कैंडिडेट्स जब फेल होते हैं तो बहुत बार बोलते हैं कि हम इस सेंटर पे गए, यहाँ उन्होंने अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया, मेरा ये मेजरमेंट गलत किया, मैं लॉन्ग जंप सही कर गया था लेकिन फिर भी मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। दोनों टाइम में क्या आपने ऐसा फील किया कभी, डिस्क्रिमिनेशन टाइप का आपके साथ हुआ हो? हाँ सर, मैंने सीआईएसएफ में जो फर्स्ट 2020 का फिजिकल था, सीआईएसएफ नोएडा में दिया था। और जो सेकंड मेडिकल था, सेकंड फिजिकल जो टेस्ट था, वो मैंने बीएसएफ जलंधर में दिया था। सर दोनों अटेम्प्ट से मैंने देखा कि ऑफिसर्स तो चाहते हैं कि आप पास हो जाओ। मतलब वो बहुत कोशिश करते हैं कि आप पास हो जाओ। और लड़कियों को तो वो बहुत मोटिवेट करते हैं कि पास हो जाएं, लड़कियां कैसे भी करके आगे इंटरव्यू के लिए जाएं। तो सर मैंने डिस्क्रिमिनेशन तो एटलीस्ट फेस नहीं किया है, मैंने नहीं देखी। और सर जैसे डर तो काफी लोगों को होता है, मुझे भी था। मैंने भी अपनी हाइट बहुत बार चेक की थी, जो मेजरिंग टेप होती है, और मेरी हाइट हरदम कम ही आती थी जब मैं मेजर करती थी। तो सर ऐसा मतलब वहां पे जाके एग्जैक्ट आपकी हाइट होती है, मतलब मेजर होती है, कोई 1 सेंटीमीटर नीचे या ऊपर नहीं होता है। तो सर डरने, मतलब मुझे लगता है सर डरना तो नहीं चाहिए, क्योंकि अगर डरते हैं तो ऑफिसर्स को दिख भी जाता है कि ये जो बच्चे हैं थोड़े डरे हुए हैं, शायद से ऐसा कुछ होगा जो उनमें थोड़ा गलत होगा। तो ऐसे नहीं हम लोग को, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम पास हों और ज्यादा से ज्यादा बच्चे फिजिकल क्लियर करें, मेडिकल क्लियर करें और आगे इंटरव्यू के लिए जाएं। ओके। सो लास्ट टाइम यानी 21 वाला जो आपका फिजिकल जिस समय स्टार्ट होने वाला था, आपकी थोड़ी इंजरी हो गई थी और आप शायद सही से कर नहीं पा रहे थे। तो हमारी कम्युनिकेशन उस समय हुई थी। तो मैंने आपको जो भी मोटिवेशन दिया कि आप कर लोगे, कर लोगे। तो क्या आपको भी हाँ लगता सर। है ना, अब जो आप एज ए सेलेक्टेड हो तो आपको लगता है कि फिजिकल जो स्टेमिना है उससे ज्यादा कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रांगनेस चाहिए? यस सर, ये तो मैं 100%, मुझे ये सेकेंड अटेम्प्ट में ही रियलाइज हुआ। क्योंकि जब बीएसएफ जलंधर में मैं जा रही थी और मेरा जस्ट यूपीएससी का सीएपीएफ का इंटरव्यू ही हुआ था और सिर्फ मेरे पास 4 या 5 दिन रहे थे। उसमें सर मेरा कोई भी इवेंट में ना तो टाइमिंग्स आ रही थी, लॉन्ग जंप भी नहीं हो रहा था। और लॉन्ग जंप मैंने इतनी प्रैक्टिस कर ली थी सर कि मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे थे, तो इसलिए 100 मीटर्स और 800 मीटर्स भी बहुत मुश्किल हो रहा था। बट सर मैंने जैसे आपको कॉल किया और आपने मुझे काफी कॉन्फिडेंस दिया कि आपने पहले भी क्लियर किया हुआ है, आप आगे भी कर सकते हो। सर मैंने यही स्पिरिट मैं वहां लेके गई हूँ बीएसएफ जलंधर में। और मैंने खुद से यही कहा है कि मुझे 100% देना है, चाहे मैं फेल हूँ या पास, बट मुझे 100% देना है। तो सर इसी वजह से मैंने उसी टाइम रियलाइज किया कि मेंटल स्टैमिना बहुत ज्यादा मैटर करता है एज कम्पेयर टू फिजिकल स्टैमिना। ओके। सो फीमेल के लिए 3 इवेंट्स होते हैं, मेल के लिए 4 इवेंट्स होते हैं। तो जो 3 इवेंट्स हैं उसमें से आपके अकॉर्डिंग कौन सा मोस्ट चैलेंजिंग था? सर मेरे अकॉर्डिंग जो मोस्ट चैलेंजिंग होता है फॉर विमेन स्पेसिफिकली, वो तो लॉन्ग जंप होता है। सर मैंने भी अपने थर्ड अटेम्प्ट में ही लॉन्ग जंप दोनों उसमें क्वालिफाई की थी, जलंधर में भी और नोएडा में भी। तो वो काफी चैलेंजिंग होता है और उसके लिए टेक्निक की ज्यादा जरूरत होती है, प्रैक्टिस की भी नहीं, बट टेक्निक इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके। सो आप जो भी, फॉर एग्जांपल 2020 वाले में आपने कहा कि दोनों में थर्ड अटेम्प्ट में किया, तो जब हाँ 2020 में सर। थर्ड अटेम्प्ट में किया और 2023 में आए, तो जब सेकेंड अटेम्प्ट तक नहीं हुआ तो आपके मन में कैसा फीलिंग आया? सर जब नोएडा में थी मैं, तो उस टाइम मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी और मेरे पास काफी टाइम था। बट सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा नहीं हुआ था क्वालिफाई, तो उस टाइम पे काफी हताशा वाली फीलिंग आती है कि अब थर्ड अटेम्प्ट है, लास्ट अटेम्प्ट है, और अभी ऐसा क्या हो जाएगा जो पहले नहीं हुआ। तो सर उस टाइम पे मैंने अपने दोनों थर्ड अटेम्प्ट में ये देखा है कि थोड़ा सा ब्रेक लेना जरूरी है, थोड़ा सा खुद को दिमाग में बोलना कि हम कर सकते हैं, ये बोलना जरूरी है। क्योंकि सर मैंने ऑब्जर्व किया था कि जैसे हम लोग लॉन्ग जंप कर रहे होते हैं और सारे बच्चे कर रहे होते हैं, तो जो ऑफिसर्स होते हैं वो बोलते हैं चलो चलो दौड़ो दौड़ो और तुम करो।
बट मुझे लगता है सर पहले सोचो टेक्निक अपने दिमाग में, थोड़ा टाइम लो। मैंने दोनों अटेम्प्ट में सर ऐसे ही किया था कि थोड़ा टाइम लिया था। मैंने सर से टाइम मांगा था, सर मेरे को 10 सेकेंड सोचना है कि मैं कैसे अपना थर्ड अटेम्प्ट करूंगी। और सर मैंने उसी के बाद किया था, और उसी के बाद मेरा क्वालिफाई हुआ था दोनों ही फिजिकल्स में। ओके ओके, दैट्स गुड। सो पॉजिटिव मैसेज फॉर 22 कैंडिडेट्स कि ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं कहता आ हाँ रहा सर। हूँ, लेकिन एक सेलेक्टेड कैंडिडेट के थ्रू और कहने पे थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है। आपका हाँ रिजल्ट 4 जनवरी 22 को आया। मोर देन वन यस ईयर हो सर। चुके हैं। आपके साथ ही जो क्वालिफाई हुए, बहुत सारे ट्रेनिंग कर रहे हैं। कुछ लोग 6 मंथ हो चुका है, और सीआईएसएफ यस सर। वालों का और सीआरपीएफ का नहीं हुआ। तो अभी कैसा फीलिंग आपको होता है? सर अभी स्टार्टिंग में तो जब हमारा हमारा अलॉट हुआ था कि सीआईएसएफ मिलने वाला है, तो बहुत एक्साइटमेंट थी सर। गूगल पे नीसा की सारी पिक्चर सर्च कर ली थी, क्या क्या एक्टिविटीज होती है ये सब देख लिया था। बट विद टाइम, क्योंकि इतना ज्यादा टाइम हो गया है सर, तो आई थिंक ये भी इस इवेंट ने भी बहुत ज्यादा लर्निंग दी है कि वेट नहीं करना है किसी चीज का अपना। मतलब जैसे स्टडीज अगर आप कर रहे हो तो स्टडीज करते रहो, कभी ना कभी एट वन मोमेंट आपका ज्वाइनिंग लेटर या कुछ आ जाएगा सर। अभी तक हम यही वेट कर रहे हैं। ना तो सर मैं ज्यादा सोचती हूँ, क्योंकि सोचने से सर थोड़ा ज्यादा लगता है इस ओके। चीज के बारे में कि सो इतना टाइम हो गया है। फ्रेंड सर्किल, फैमिली, सोसाइटी में कभी ये सुनने को मिलता है, असिस्टेंट कमांडेंट इन वेटिंग और ऑफिसर इन वेटिंग? सर ये तो है, मतलब काफी लोग पूछते हैं कि आपके अभी तक ट्रेनिंग क्यों नहीं आई, ऐसा क्या रहा और ये सब। और सर यही सेम क्वेश्चन हम लोग सीआईएसएफ हेडक्वार्टर में पूछते हैं, बट हमें कोई ऐसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता। तो सर ये तो मतलब जैसे बिकॉज हम लोग मतलब एक सोशल सर्कल में रहते हैं, तो वो पूछते हैं और वो थोड़ा डाउट करते हैं कि ऐसा क्या हुआ, अभी तक क्यों नहीं आया है। बट सर थोड़ा इससे थोड़ा डिमोटिवेशन फील होती है, बट यही है कि हमें पता है कि कभी ना कभी तो आएगा ही, और जब ज्वाइनिंग हो जाएगी तो सब ठीक ही हो जाएगा। ओके। सो इस ड्यूरेशन में कभी ऐसा फीलिंग हुआ कि सीआईएसएफ दे करके गलत कर दिया, दूसरे फोर्स देती तो जल्दी ज्वाइनिंग आ जाता? सर आई थिंक जब सब लोगों की एकदम से ज्वाइनिंग आने लगी थी, तो मेरा जैसे सेकंड मेरा जो चॉइस था वो था एसएसबी, और यस। उसकी भी ज्वाइनिंग आ गई थी। और मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है जो एसएसबी में है, तो वो मुझे काफी पिक्चर्स वगैरह सेंड करती थी। तो एट दैट टाइम सर मेरे को थोड़ा सा फॉर अ सेकेंड आई बिलीव लगता था कि एसएसबी हुआ होता तो शायद से अभी तक ट्रेनिंग में होती। बट सर आई थिंक सीआईएसएफ के लिए वेट इज वर्थ इट, आई कैन से। हाँ Okay, सर। for all people who are watching, for your information, CISF was Nidhi's first choice, second choice was SSB, third choice was CRPF, fourth choice was ITBP, and fifth choice was BSF. यस Okay, सर। so निधि, आप इस ड्यूरेशन में, फॉर एग्जांपल, जब उन लोगों की ज्वाइनिंग आई तो यू वेर एक्सपेक्टिंग कि जल्दी हमारी आ जाएगी, तो शायद फिजिकल वगैरह आपने स्टार्ट कर दिया होगा, क्योंकि आप जब एकेडमी में जाते हो तो वो कंटिन्यूअस करना पड़ता है। अभी भी आप हाँ सर। फिजिकली एक्टिव हो, आप फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह रनिंग करते हो? यस सर। ये तो मेरी हॉबी है सर, वर्किंग आउट थोड़ा मेरी हॉबी है। जॉगिंग स्पेसिफिकली हॉबी बन गई मेरी, क्योंकि मेरे को सीएपीएफ फिजिकल्स के लिए प्रिपेयर करना होता था। तो मैं ऑलमोस्ट रोज ही जाती हूँ एटलीस्ट 1 किलोमीटर दौड़ने के लिए। ओके, तो इन जनरल हाँ वन सर। किलोमीटर अभी आप कितने देर में रनिंग कर ले रहे हो? सर क्योंकि अभी फिजिकल के लिए प्रिपरेशन नहीं होती है, तो मुझे 5 मिनट से तो ज्यादा ही लगता है 1 किलोमीटर कंप्लीट करने के लिए। ओके, सो 5 मिनट्स भी सही है, एक स्टैंडर्ड में है। आपकी हाँ। हॉबीज बहुत सारी हैं। फॉर एग्जांपल, स्टडिंग डॉग बिहेवियर, प्लेइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम, कुकिंग, रीडिंग नोवेल, राइटिंग डायरी एंड ऑल। सो यू आर मेंटेनिंग ऑल दीज थिंग्स? यस सर। सर जैसे डॉग से ही स्टार्ट करते हैं सर। जैसे यहाँ पे स्ट्रीट डॉग्स हैं, तो मैं उनका ख्याल रखती हूँ। यहाँ पे अभी भी एक डॉग है जो मेरे साथ ही है, अभी मैं उसका घर में ख्याल ही रखती हूँ, क्योंकि वो काफी ज्यादा इल हो गई थी, क्योंकि उसको वॉर्म्स हो गए थे। तो इन सब का ये तो मेरे को ध्यान रहता है सर। और जैसे जर्नल राइटिंग है सर, ये तो मतलब इट्स समथिंग कि वो लर्निंग्स देता रहता है।
और सर नॉवल रीडिंग जैसे है, तो नॉवल रीडिंग जैसे साइंटिफिक नॉवेल्स में थोड़ा ज्यादा पसंद करती हूँ आजकल, क्योंकि थोड़ा ब्रेन के बारे में पढ़ना मुझे ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि वो हेल्प ही करता है अगर आपको आगे कुछ एफिशिएंसी इंप्रूव करनी है। सर ये सब चीजें तो अभी मैं हॉबीज तो करती हूँ सर। Okay, it is said na कि once you are going for training at least for 1 year, you are not required to apply your brain. You are just apply, you should apply your physical muscle memory. It is said. Okay, यस यस सर। yeah, but obviously, as a officer, once you are completing training, mind is more important because you are going to be officer and you will command people. So during the period, many students who start preparation, they are not knowing what to do, how to start, and majority problem is that they are not taking decision ki yes, even if right wrong I should start. For example, in paper 2 I am starting from paper 2, as Nidhi was having good performance in paper 2 as well as personality test, but unfortunately she was not she did not perform well in paper 1. That's why her rank was 132. Otherwise she would have been top 20, 25 something. Okay, no issue. So I'm starting from paper 2. आपने फॉर एग्जांपल बोला डायरी राइटिंग आप ये करते हो, नोवेल आप पढ़ते हो, तो जो न्यू कमर हैं फॉर एग्जांपल 22, 23, 24 में एग्जाम देने वाले हैं, तो उनके लिए एज ए पेपर 2 जिनको स्टार्ट करना है, जो डिफिकल्ट इसको मानते हैं, उनके लिए आपका क्या सजेशन है? सर पेपर टू आई थिंक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होता है, और वो हमारी कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी चेक करता है। सर जैसे हम लोग न्यूज़पेपर रोज पढ़ते हैं, तो हम लोग एक एडिटोरियल को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सर एडिटोरियल को हम लोग व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, इन सब पर्सपेक्टिव्स में डिवाइड करके हमें एक एडिटोरियल की अच्छी थिंकिंग आ सकती है। यही सब अगर हम लोग एस्से में लिखते हैं, तो सर एस्से बहुत कंप्लीट हो जाता है और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हो जाता है और हर पर्सपेक्टिव को कंप्लीट करता है। सर क्योंकि हम लोग अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जैसे द हिंदू में पढ़ती हूँ, तो हमारी ग्रामर भी इम्प्रूव होती है। हालांकि मैंने रेन एंड मार्टिन का भी यूज किया था, और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का स्पेसिफिकली यूज किया था। और सर प्रेसी राइटिंग के लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही रेफर किए थे, और उनके 3-4 प्रेसी लिख के अपने नोट्स बनाए हुए थे। और सर जैसे आर्ग्यूमेंट राइटिंग है और रिपोर्ट राइटिंग है, सर उसके लिए तो स्पेसिफिकली मैंने वीडियोस ही देखी थी। जैसे ऑनलाइन आपकी मैंने वीडियोस देखी थी कि कैसे लिखना है, कैसे मार्क्स अपने इम्प्रूव करने हैं। और सर एंटायर प्रिपरेशन जो मैंने पेपर 2 की थी, वो मैंने यूट्यूब से की थी और सेल्फ स्टडी से ही की थी। तो सर हम लोग पेपर 2 इसको हम लोग ऐसे डील कर सकते हैं। और जैसे एसे के लिए स्पेसिफिकली मैंने नोट्स बनाए थे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके कि कौन से टॉपिक से हमें एसे के टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं। जैसे साइंस के लिए पूछे जा रहे हैं या एनवायरनमेंट के लिए पूछे जा रहे हैं, तो उन सब के लिए मैंने कैटेगरीज बना के उनके कोटेशंस भी लिखे थे, सो दैट मैं कोटेशंस वही सेम के सेम एसे में डाल सकूं और थोड़ा बेटर इफेक्ट आए। सो आई थिंक सर ये कुछ टिप्स थी जो मतलब पेपर टू में मुझे थोड़े अच्छे मार्क्स लाने के लिए हेल्प किए थे। ओके, निधि, मैं खुद जनरली स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि यस, जो पेपर 2 एक ऐसा चीज है जिसमें ग्रामर वाला पार्ट छोड़ दिया जाए, तो इन माय ओपिनियन एंड यू आल्सो सेड द सेम थिंग कि बुक की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। न्यूज़पेपर यदि हाँ सर। बुक एक तरह से देखा जाए तो कुछ ऐसे यदि कंपाइलेशन वो मिल जाते हैं, लेकिन आपको टॉपिक्स तो वो नहीं आएंगे ना। कोई बुक सपोज लिखा गया 1 ईयर पहले बिल्कुल सर। एसे के लिए, तो आज तो उसका रिलेवेंस नहीं है। इनफैक्ट अभी भी मैंने 22 के जो एसेज ये सब आए, उसको मैंने न्यूज़पेपर से एनालाइज किया, तो लास्ट 1.5 ईयर के आसपास से सारे टॉपिक्स ये आए। ओके, सो हाँ सर। ये जो है मोर और मोर हमें बेसिक्स जानना चाहिए कि एक्चुअली एक ऐसे में रिक्वायरमेंट क्या होती है, एक आर्गुमेंट में रिक्वायरमेंट क्या होता है, एक रिपोर्ट में रिक्वायरमेंट क्या होता है, उसको हम बेसिक समझ करके और उसको ये करें। ओके, अब रही बात प्रैक्टिस की, यस सर। तो आपने कितनी प्रैक्टिस की, कुछ टॉपिक्स लिखे, नोट्स तो आपने बताया कि हमने बनाया, ये सारी चीज़ों से किया, आपने प्रैक्टिस यस करी सर। थी? सर मैंने प्रैक्टिस की थी, क्योंकि टाइम फ्रेम में प्रैक्टिस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। वहाँ पे प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है। जब हम लोग पेपर लिख रहे होते हैं तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर हम लोग नोट्स बना लें और उनको याद कर लें और रिवाइज कर लें और प्रैक्टिस ना करें, तो उसका आउटपुट नहीं आएगा।
तो सर इसलिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और मैंने प्रैक्टिस की थी। मैंने हर टॉपिक के लिए एटलीस्ट 5 to 7 मैंने एसेज लिख के देखे थे, और उन्हें इम्प्रूव किया था, खुद ही इवेलुएट किया था। तो सर उसमें बहुत हेल्प होती है। ओके, जो हम बहुत सारे, इनफैक्ट मेरे भी 2 टाइम्स मैं रिटेन क्वालिफाई किया, तो मेरे भी एक्सपीरियंस रहे, क्योंकि यस मैं सर। तब ज़्यादा अवेयर नहीं था चीज़ों को, लेकिन क्वालिफाई किया। और बहुत यस सारे सर। ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं। तो आपने क्या दोनों 2 टाइम्स, बोथ टाइम्स पेपर कंप्लीट किया पेपर 2 में? हाँ सर, पेपर 2 मैंने दोनों टाइम कंप्लीट किया था। मुझे लगता है यही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप पेपर 2 में काफी चीजें छोड़ रहे हो, लाइक एक ऐसे छोड़ रहे हो, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है आपके मार्क्स में। तो सर इसीलिए पेपर 2 कंप्लीट करना बहुत जरूरी है विद अ टाइम फ्रेम। ओके, इन नॉर्मल आपको जो सारे टॉपिक्स ऐसे के होते हैं, 3 3 पेजेस दिए जाते हैं, आर्गुमेंट में भी 3 पेजेस ईच दिए जाते हैं, रिपोर्ट में 2 पेजेस दिए जाते हैं। तो आप कितना लिखते यस थे? सर। और 3 पेजेस फुल कर देते थे, या 2.5 पेज या 2 पेज, कितना आप लिखते थे एक ऐसे में? सर मेरा 2.5 पेज तो ऑलमोस्ट हर ऐसे में होता था। 3 पेजेस तक भी कुछ ऐसेज में रीच हो जाती थी, अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा है। ओके, पेपर यस सर। 1 आपका वीक पॉइंट था। अब मैं ये पूछना चाहता यस हूँ सर। कि आपका क्यों पेपर 1 वीक था? सर क्योंकि मैंने पेपर 1 के लिए प्रिपरेशन अच्छे से नहीं की थी, और सर मैं सीडीएस को लेके प्रिपरेशन कर रही थी, और मैंने सीएपीएफ के पेपर्स एनालाइज नहीं किए थे। तो सीडीएस के लिए तो मेरी प्रिपरेशन थी, जो मैंने सीडीएस के एग्जाम्स के लिए किया था। बट सीएपीएफ स्पेसिफिक मेरी प्रिपरेशन नहीं थी, क्योंकि सीएपीएफ स्पेसिफिक थोड़ा अलग हो जाती है प्रिपरेशन, थोड़ी सी अबव हो जाती है एज कम्पेयर टू इन द टफनेस लेवल और ये सब। और सर जैसे एग्जाम अटेम्प्ट कैसे करना है, पेपर 1 में मैंने ये भी नहीं सोचा था कि अटेम्प्ट पेपर कैसे करना है, हालांकि पेपर 2 में मैं ये सब सोच के गई थी। तो सर इसलिए मेरे काफी कम मार्क्स थे पेपर 1 में। ओके, सो यस सर। 2020 में जब आप अपियर हो रहे थे इंटरव्यू में और यस सर। प्रिपरेशन के जर्नी में, देखो, एक टाइम होता है ना, जब आप सेलेक्ट हो जाते हो, तो आपका जो थॉट होता है, जो आप सोचते हो, जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, डिफरेंट होता है। यानी कि 4 जनवरी को जब रिजल्ट आया, उसके हम पहले थोड़ी देर, रिजल्ट आने के थोड़ी देर पहले तक का लें, तो एक यस सर। नर्वसनेस था, क्योंकि आप शायद दूसरे यस को सर। ना बता पाओ, लेकिन आपको तो ये पता था कि पेपर 1 हमारा बहुत अच्छा नहीं गया है। तो यस सर। आप कितने श्योर थे कि हमारा रिजल्ट आ जाएगा? सर जैसे सर मैं तो आपसे बहुत डिस्कशन करती थी कि मुझे कितनी ज्यादा एंजाइटी हो रही है बिफोर एग्जाम्स, स्पेशली बिफोर इंटरव्यू सर। तो सर आपको तो नहीं नहीं, रियलाइजेशन होगा कि देखो, मुझे। मुझे मुझे पता है, हाँ सर। लेकिन दर्शक को आपकी जुबान में सुनना हाँ है। सर। क्या? ठीक हाँ है। सर। सर सीएपीएफ एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, और सर बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। तो सर मुझे तो एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल भी नहीं थी एग्जाम्स, अब मेरा रिजल्ट आने के लिए मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। सर इनफैक्ट जब रिजल्ट आया था, तो उस टाइम मैंने यूपीएससी की साइट खोली हुई थी, और मेरे सामने ही वो अपलोड हुआ था सर। पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी वो खोल के अपना रिजल्ट देखने की। और मेरी किसी और दोस्त ने मुझे बताया था कि तेरा भी सिलेक्शन हुआ है। तो सर बहुत ज्यादा, मतलब एक एस्पिरेंट की लाइफ में आई बिलीव, जब भी ऐसे रिजल्ट्स आते हैं, तो सर बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है। और स्पेशली मुझे तो बिल्कुल भी ऐसे कुछ कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं क्लियर कर लूंगी। बट आई एम हैप्पी कि मेरा सिलेक्शन हो गया सर। जस्ट इमेजिन द टाइम, 1 मिनट जस्ट आफ्टर यू हर्ड कि रिजल्ट आ चुका है और मेरा सिलेक्शन हो चुका है, यस सर। तो आपने कैसा यस फील सर। किया? सर जब रिजल्ट आया था शाम को, तो उस टाइम सर मैं और मेरी मम्मी हम लोग सूप पी रहे थे, और टीवी देख रहे थे हम लोग। और मेरे फोन पे मैंने देख लिया था कि रिजल्ट आ चुका है, तो मेरी तो हिम्मत हो नहीं रही थी। मैंने सोचा कि मैं सूप एक बार खत्म कर लेती हूँ, क्योंकि इनकेस मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये सूप भी पिया नहीं जाएगा मुझसे। तो सर इसलिए मैंने मैंने सोचा सूप खत्म कर लेती हूँ, उसके बाद रिजल्ट देख लेती हूँ। तो मैंने सूप सर खत्म किया आराम से, शांति से। और सर फिर मैंने व्हाट्सएप चलाया, मैंने देखा कि सब रिजल्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। और मेरी फ्रेंड का मैसेज आया हुआ था कि इवन यू आर सिलेक्टेड। उसका भी सिलेक्शन हुआ, वो 24th रैंक है, ऑल इंडिया रैंक। ओके। तो उसने मुझे बताया कि यू आर सिलेक्टेड। और सर उस टाइम पे सर एवरीथिंग अराउंड मी स्टॉप्ड।
सर टाइम इतना स्टिल हो गया था, मतलब नथिंग अराउंड वाज चेंजिंग। और सर मैंने जैसे मम्मी को बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो मम्मी को 1-2 मिनट तक तो रियलाइजेशन ही नहीं हो रहा था कि मेरा नाम आ चुका है। तो मैंने मम्मी को दिखाया लिस्ट में कि ये मेरा नाम है, तो एवरीबडी वाज एक्सट्रीमली हैप्पी सर। देन आई कॉल्ड माय फादर एंड माय ब्रदर, एंड सर उनको बताया मैंने, तो एवरीबडी वाज एक्सट्रीमली हैप्पी। एंड सर आपका नेक्स्ट कॉल आया था जस्ट उनके बाद। तो हाँ सर, आई स्टिल रिमेम्बर। ओके यस ओके। सर। Nidhi, fortunately, you belong to a good family where everyone is supporting, and even यस सर। financially, your family is well off. So, कभी इसके चलते जब आपके फैमिली मेंबर सक्सेसफुल होते हैं, योर मदर was a successful person, your father is a successful person, your brother, सो उसका जब आप रिजल्ट नहीं होता है या आप जब एग्जाम देते हो, तो ये क्या वो प्रेशर आपके अंदर था? सर बचपन से ये प्रेशर आई बिलीव मेरे अंदर था, क्योंकि माय ब्रदर वाज अ टॉपर इन हिज स्कूल। और उसने काफी अच्छे लेवल पे एजुकेशन ली हुई है। एंड माय मदर वाज अ गवर्नमेंट ऑफिसर, माय फादर आल्सो वर्क्स इन अ पीएसयू। और सर मैं जो थी, मैं बिलो एवरेज या एवरेज स्टूडेंट ही थी सर, इवन इन कॉलेज। तो सर मैं तो मोस्टली अंडर कॉन्फिडेंट ही रहती थी अबाउट माय परफॉर्मेंस। और जब इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने की बात आती है सर, तो फिर थोड़ा और ही कंपटीशन को देख के कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। बट सर हाँ, मतलब जैसे एसएसबी में पहले रिकमेंड हुई थी, उसने मुझे बहुत बूस्ट अप किया। और इस प्रिपरेशन के दौरान मैं यही सोचती थी कि अगर मैं एसएसबी में रिकमेंड हो सकती हूँ, तो मैं काफी कुछ अपनी लाइफ में कर सकती हूँ। तो सर उसने बहुत हेल्प किया, और सर इसीलिए मैंने आई बिलीव एग्जाम्स क्लियर किए। ओके। यस सर। During interview preparation, I was with you at every यस सर। moment. Okay, before यस going सर। to interview also, and after coming to interview यस also. सर। So obviously मैं जानता हूँ जो एक्सपीरियंसेस आपके हुए, लेकिन आप यस। अपने एक्सपीरियंस बताओ जो आपने बिफोर गोइंग टू इंटरव्यू बोर्ड और वहां से निकलने के ड्यूरेशन में जो कुछ एक्सपीरियंस हुआ उसको आप थोड़ा शेयर करें। निधि, आर यू गेटिंग? सर कनेक्शन ब्रेक हो रहा था बीच में, अभी ओके आ गया सर कनेक्शन। ओके। क्वेश्चन यू गोट? सर इंटरव्यू के जस्ट पहले क्या फील हो रहा जस्ट था? इंटरव्यू के जस्ट पहले, इंटरव्यू बोर्ड में, और इंटरव्यू से निकलने पर, वो तीनों मोमेंट। हाँ सर। सर जैसे आपने जैसे सर इंटरव्यूज लिए थे मेरे यहाँ पे, जैसे मैं घर पे थी और आप वीडियो कॉल से मेरे इंटरव्यूज लेते थे। तो सर जस्ट उसके पहले मैं कुछ गाने सुनती थी। सर जैसे एक गाना है अदनान सामी का, लिफ्ट करा दे। ओके। सर बहुत यस अच्छा गाना है। तो यस सर यस, मैं एक वो समय बहुत सुनती फेमस थी। था। यस। हम्म। हाँ सर। सर मैं वो सुनती थी, बहुत लाइट गाना है और बहुत अंदर से खुशी मिलती है। सर मैं वो सुनती थी आपको इंटरव्यू देने से पहले। सर मैं वही गाने सुन रही थी जब मैं जा रही थी वहां पे यूपीएससी इंटरव्यू देने के लिए। सर उसने मेरे को बहुत लाइट फील कराया और मेरे को प्रिपेयर कराया कि जैसे मैंने पहले आपको इंटरव्यू दिए हैं, वैसे ही मुझे वैसे ही परफॉर्म करना है उनके सामने। और सर जैसे वहां पे जाते हैं, मतलब वहां बहुत वेटिंग पीरियड होता है। और सर जैसे यूपीएससी के प्रेमाइसेस धौलपुर हाउस एंटर करने से पहले सर मैं फर्स्ट कैंडिडेट थी, सेकंड उसमें, जिसने एंट्री ली थी। सर मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बोल दिया था जाओ जाओ, और मैं फर्स्ट कैंडिडेट थी सर। और सर मैं सेकंड लास्ट कैंडिडेट थी जिसका इंटरव्यू था। सर इतना, मतलब आई थिंक मेरे को 3 घंटे सिर्फ वेट करना पड़ा था कि कब आएगा मतलब इंटरव्यू। और सर उस टाइम पे तो बहुत ज्यादा ही हो जाती है एंग्जाइटी, क्योंकि आप सारे अपने आसपास के बच्चों को देखते हो कि वो उठ के जा रहे हैं, उनको बुलाया जा रहा है, और आपका अटेम्प्ट ही नहीं आ रहा है। सर फिर जब मेरा जस्ट पहले मुझे बुलाया गया, तो साइड में मतलब एक लास्ट कैंडिडेट, क्योंकि मैं सेकंड लास्ट थी, लास्ट कैंडिडेट मेरे साइड में ही बैठा था। मैंने उसको ऑल द बेस्ट कहा, उससे ऑल द बेस्ट लिया, और थोड़ा सा मजाक वजाक करके हम मैं आई डिसाइडेड टू चलो अब चलते हैं। एंड सर फिर मैंने रास्ते में ही जो अटेंडेंट होते हैं उनसे पूछा कि मेरा बोर्ड कौन सा है। तो उन्होंने बताया कि आपका स्मिता नागराज मैम का बोर्ड है। तो उस टाइम पे तो सर ज्यादा ही मेरा
एंजाइटी लेवल हाई हो गया था, क्योंकि बच्चे डिस्कशन करते हैं कि भाई कितने मार्क्स मिलते हैं, ये एटसेट्रा एटसेट्रा, तो उससे थोड़ा सा ज्यादा मेरे को फील हो रहा था नर्वसनेस। एंड सर फिर जो मेन प्रेमाइसेस थे जहाँ पे हमारा इंटरव्यू चल रहा था, तो वहां एंटर किया सर, और रूम के साइड में, जस्ट साइड में, बाहर साइड में एक चेयर रखी होती है, और सर चेयर के साइड में बॉटल रखी होती है पानी की। सर मैंने डिसाइड किया मैं उस चेयर पे नहीं बैठने वाली हूँ, क्योंकि सर मुझे इतनी ज्यादा एंजाइटी हो रही थी। सामने सर प्लांट्स थे, वहां पे बहुत सुंदर गार्डन बनाया हुआ है, तो मैंने सोचा कि मैं जाके मतलब अपना ध्यान भटकाने के लिए लेट मी जस्ट सी कि गार्डन में कौन से प्लांट्स लगे हैं। तो मैं जस्ट उनके नाम ही सोच रही थी कि ये इसका ये नाम है, उसका वो नाम है, और फिर मेरा सर बुलावा आ गया था। सर फिर अंदर जाके सर जैसे इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, मैंने सबको ग्रीट किया, फिर मैं बैठी और इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। और मैम ने मेरे को बहुत मतलब बहुत कंफर्टेबल फील कराया। पहले थोड़ी बहुत बातचीत की, और उसके बाद सर मैं रियल इंटरव्यू स्टार्ट हो गया था। एंड सर आई थिंक मेरा लास्ट था मैम के उसमें, तो मैम बार बार टाइम देख रही थी कि कब 5 बजेंगे और कब ये लड़की का इंटरव्यू खत्म होगा। यस। सर हाँ सर, वो बार बार वो मैम टाइम देख रहे थे, तो मुझे भी लग रहा था कि काफी जल्दी हो रहा है मेरा इंटरव्यू। एंड आई थिंक सर 25 मिनट्स, विद इन 25 मिनट्स मेरा इंटरव्यू ओवर था। सर इंटरव्यू बोर्ड के रूम से बाहर आने के बाद सर इतनी साइलेंस थी ऑल अराउंड, मतलब सर कुछ भी नहीं चल रहा था, मतलब दिमाग इतना ज्यादा शांत हो चुका था। और सर मैं बाहर गई, और मैंने अपना बैग लिया और मैं अपने पेरेंट्स से मिली, एंड पेरेंट्स वर वेरी हैप्पी कि मैं इंटरव्यू दे के आ गई हूँ। और सर फिर बाहर सर चाय वगैरह पी, जो वहाँ पे टी स्टॉल है। सर ये एक्सपीरियंस था सर, इट्स अ मेमोरेबल डे, इट्स द मोस्ट मेमोरेबल डे ऑफ माय लाइफ। Okay, यस सर। UPSC, for example, I say to my students and all those who are preparing, कि even if you are not getting selected in UPSC exam, but going to that premises is a great achievement. यस So, सर। in my opinion, it is Makkah or it is Kasi of aspirants. So, is यस this सर। your feeling also? यस सर, मेरे को काफी हॉली फीलिंग आ रही थी, काफी ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मैं बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट जगह में एंटर कर रही हूँ। और सर जब मैंने एंट्री ली थी, तो मुझे इनफैक्ट मेरे साइड में ही चौबे सर भी दिखे थे। तो सर मैंने उस टाइम सोचा था कि मैं रुक के उनको Yes, मतलब गुड इवनिंग great. कहूँ, या हाँ सर। तो बट हाँ, वो बोर्ड के साथ बाहर आ रहे थे, तो आई थॉट कि आई शुड गो टू माय जहाँ पे भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रही है। तो सर वो तो बहुत ही हॉली फीलिंग होती है जब हम लोग वहाँ पे जाते हैं। ओके। जो कैंडिडेट फॉर एग्जांपल, कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं, आप भी उस जर्नी से गुजर चुके हो, जो कुछ ऐसे होते हैं 2 टाइम्स 3 टाइम्स ऐसा होता है कि वो अच्छे कैंडिडेट होते हैं लेकिन थोड़े मार्क्स से मिस करते हैं, चाहे किसी भी पार्ट में हो, किसी भी कंपोनेंट में हो। आपका उनके लिए कुछ मैसेज? सर मुझे इस चीज में सिर्फ एक ही बात याद आती है। आपने मुझे बताया था कि गीता में एक वर्स है जिसमें लिखा हुआ है कि हमें अपना काम करते रहना चाहिए, हमें कर्म करते रहना चाहिए, और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। सर आई थिंक यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे सर सीएपीएफ का 2020 का अटेम्प्ट था, उसमें मैं डेफिनेटली काम कर रही थी, और सर फल तो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। तो इसलिए सर आई थिंक वो मेरा सिलेक्शन इसमें हुआ। तो आई थिंक सर जो भी 2 या 3 मार्क्स से या थोड़े मार्क्स से रह जाता है, आई थिंक उनमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल होती है अपने उन्हीं मार्क्स को ऐड करके, इनफैक्ट काफी बड़ा जंप लेने के लिए। तो उन्हें उस चीज को मोटिवेशन की तरह लेना चाहिए, डीमोटिवेशन के लिए नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी ही काफी लॉट को पार करके, काफी कॉम्पिटिटिव लोगों को पार करके उस लेवल पे आए हैं। उस लेवल पे काफी और लोग नहीं आ पाए। ओके। तो इसलिए सर उनको डीमोटिवेशन नहीं। यस सर। यू वेयर फॉर्चुनेट कि आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा, जो भी आपके यस सर। पेरेंट्स ने जो स्ट्रगल किया उसका एडवांटेज आपको मिला। बट यस सर। आपको क्या लगता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम किसी एग्जाम को आज के समय में क्वालिफाई करने में एक बाधा है, एक एंट्रेंस है? सर आई थिंक आज आज के टाइम में तो काफी फाइनेंशियली फाइनेंशियली वेल ऑफ होना या फाइनेंशियली स्टेबल होना
बहुत बड़ा एडवांटेज होता है इन एन एस्पिरेंट्स लाइफ। अगर आपको पेरेंट्स का सपोर्ट मिल रहा है फाइनेंशियली तो बहुत बड़ी एडवांटेज होती है। और सर क्योंकि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम काफी लोग ऐसे हैं, मतलब इकोनॉमी इज नॉट इन इट्स बेस्ट फेज, इन्फ्लेशन हाई है और एवरीथिंग इज वेरी अनसर्टेन। सब बिकॉज ऑफ कोविड टाइम्स ऑल्सो बहुत अनसर्टेनिटी इंक्रीज हो गई है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत हाई लेवल पे है। तो सर इसलिए फाइनेंशियली वेल ऑफ होना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक तो ऑफ कोर्स इट प्रोवाइड्स अस विद सम अमाउंट ऑफ मनी टू सस्टेन। ऑल्सो सर एक मेंटल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है कि हाँ मतलब एटलीस्ट वी आर फाइनेंशियली हम लोग स्टेबल हैं एंड वी कैन मतलब हम लोग एटलीस्ट अफोर्ड कर सकते हैं सोर्सेज एजुकेशन एंड बी इट यूट्यूब सर और एनीथिंग एल्स। सो आई थिंक सर ये अभी है बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। ओके, जैसा कि आपने खुद भी बताया और आपके एकेडमिक्स भी जो भी हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं, परफेक्ट नहीं कह सकते हैं कि आपके मार्क्स बहुत अच्छा यस है, सर। इवन सीबीएसई बोर्ड होने के बावजूद भी आपके उस लेवल के मार्क्स नहीं आए। यस लेकिन सर। कुछ कैंडिडेट्स हैं, कुछ को आपने रिकमेंड किया, कुछ ऐसे जुड़े हुए हैं, कुछ हैं जो 90 प्लस स्कोर लाए हुए हैं, उसके बाद भी उनमें कॉन्फिडेंस नहीं आता है। उनके लिए कुछ आपका मैसेज, क्योंकि अकेडमिकली कोई 90% ला रहा, 95% ला रहा, ये मैटर नहीं करता है। यूपीएससी इज टोटली ए डिफरेंट गेम। योर मैसेज फॉर दोज यस कैंडिडेट? सर। सर ये मैंने ऑब्जर्व किया था, इनफैक्ट एसएसबी में भी ऑब्जर्व किया था कि जब मैं एसएसबी के लिए प्रिपरेशन कर रही थी तो मेरा जो ग्रुप था उसमें काफी बच्चों के 90% अबव मार्क्स थे इन 12th एंड 10th। और सर मेरे डेफिनेटली इतने अच्छे मार्क्स नहीं थे। तो सर आई थिंक इसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि कौन सा ऐसा बच्चा है जिसमें लाइवलीनेस है। सर एक लाइवलीनेस एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी है जो मेजर होती है एसएसबी में। सर लाइवलीनेस का मतलब होता है कि चाहे कोई भी आपकी लाइफ में बाधा आ रही है तो आप उससे कैसे रिवर्ट हो रहे हो या कैसे आप बाउंस बैक कर रहे हो उससे। फॉर एग्जाम्पल सर हम देखते हैं कि काफी लोग जो फेल हो जाते हैं वो एकदम से अपनी लाइफ में सक्सेस का जंप मारते हैं क्योंकि उन्होंने फेलियर्स से काफी सीखा होता है। सो आई थिंक फेलियर्स का उनको डर नहीं होता है, वो उनमें रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है, उनमें थोड़ा करेज होता है। सो आई थिंक वही चीजें उन लोगों में होनी चाहिए जो बहुत बेटर है, बहुत एकेडमिकली बेटर है, क्योंकि आई थिंक उन्होंने फेलियर्स डेफिनेटली इतने सारे फेस नहीं किए हैं इसलिए उनके 90% अबव मार्क्स होते हैं। तो सर लाइफ में आई बिलीव बढ़ने के लिए फेलियर्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही पर्सनालिटी डेवलप करते हैं और पर्सनालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर आप इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो सर यही चीजें हैं कुछ। ओके, थैंक यू निधि फॉर दिस कम्युनिकेशन। होप दिस कम्युनिकेशन विल कीप कंटिन्यू। यदि स्टूडेंट्स का यस डिमांड सर। होगा तो आने वाले दिनों में कुछ और सेशन रखना हम चाहेंगे, यदि जैसा होता है। ओके। यस सर। और यस सर जो भी डेफिनेटली। है, क्योंकि आप जब सक्सेसफुल होते हो तो सक्सेसफुल होने पे लोग आपको सुनना चाहते हैं, मोटिवेशन लेना चाहते हैं। और बीइंग ए गर्ल यस सर। कैंडिडेट, इफ यू आर मोटिवेटिंग someone, it's good because some of the aspirants came to me and said ki yes, they know Nidhi, and one or two girl candidates यस said सर। ki Nidhi recommended. So it is a good feeling ना कि हम सक्सेस हुए, वो हमारी खुशी है। लेकिन हमसे कोई यस मोटिवेशन सर। लेकर के सक्सेस होता है तो डेफिनेटली इन फ्यूचर आई वुड यस लाइक सर। टू कम्युनिकेट। थैंक यू। ओके, यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू।